क्या मतलब समझे इसका मतलब? आपको क्या, आपका रोल यहां पे डिफाइन है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। पहले खुद गाइड होंगे, खुद के बारे में खुद पता होगा तो हम किसी को गाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग इसीलिए आप सीख रहे हो, इसीलिए आप और बेटर बता सकते हो। आप अगेन से बहुत एक्सपीरियंस और दिक्कत है ना, तो आप लोग अच्छे से, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वार्डन्स भी हैं और जो नए वार्डन्स हैं आपको सीखने को मिलेगा। ठीक, अच्छी चीज, आप एक अच्छे संगठन के साथ जुड़े हो, एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हो आप लाइफ में, तो वहां आपके लिए जरूरी है कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है सिविल सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं। सेक्टर वार्डन के साथ 4000, एक सेक्टर में 4000 पॉपुलेशन पे एक सेक्टर, 2 सेक्टर वार्डन होते हैं। एक पोस्ट के अंदर 20,000, यानी 5 सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम डे टू डे अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, उसी एरिया में लोगों को हमें गाइड करना है और उनको असिस्टेंस देनी है। गाइड भी करना है और हेल्प भी करना है। असिस्ट करना है किस चीज में? प्रिपेयर फॉर, तैयार होने के लिए। एक तो तैयार होना है किस चीज के लिए? तैयार होने के लिए। और जब कभी सिचुएशन आ जाए तो रिस्पॉन्ड, उस समय हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, तो रिस्पॉन्स के बारे में बात, और रिकवर करने के लिए, क्योंकि जब कभी भी आपदा आए। देख रहा हूँ। अब उसने भी ऐसे ही कहा कि मेरा 5-6 लाख का, 10 लाख, 15 लाख का नुकसान हो गया। क्या होता है, हमारे मैडम का कहना भी सही था ना कि यार नुकसान हो जाता तुम लिखते नहीं हो। मैं 10 लाख तक की वो करता हूँ। करके चलता है कि काम भी चलता रहे। इसका भर्ती फायर के ट्रैक्स को टांगे ड्राइवर के लिए थोड़ा सा छूट इसलिए है, तो आएगा गाड़ी स्टार्ट करेगा तो बिगड़ वर्दी का भी चल जाता है। पर जो और कर्मचारी हैं उनके लिए काफी टाइम, ये नहीं कि आगे यहीं पे स्टेशन पे कॉल आई, यहीं पे आ गए, यहीं पे आ गए, तो 5-10 मिनट तो लगेंगे जाने में। आए नहीं, देर कर दी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप लोग तो तैयारी करते हैं पर बीच का जो थोड़ा सा समय होता है उसमें समय लग जाता है। उसमें मैडम आपने कहा बिल्कुल, वैसे लोगों की उम्मीद तो ज्यादा रहती है। हाँ जी। प्रत्येक आदमी, अगर मेरा भी चल रहा होता, अरे आई नहीं आगे रहने, सब करते हुए मिलते। आप मैडम जो आपका सवाल है ना सर से, कितनी देर लगेगी? अब आपका एक मिनट, आपका मुख्यालय है जैसे एसएसपी ऑफिस के बगल में है सर, वहाँ पे मेरा तो हाँ, जहाँ पे सपोज आपका मुख्यालय, आपके क्षेत्र में इनकी गाड़ी घुसी, इन करिए आप, ये आपका दायित्व है कि आप इनको पर्टिकुलर जगह पे जाने का सही रास्ता, मिनिमम रास्ता बताएं। ये नहीं कि आपने इधर से कहा गली थी सिर्फ 6 फुट की, वहाँ इनकी गाड़ी फंस गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमारे आ जाए सर, आ जाए, एक मिनट आ जाए। ये है मेरी टीम के कर्मचारी। इनको दिखाने का मेन उद्देश्य आपको है ताकि सिविल डिफेंस को ये भी पहचान ले। इनमें से 2
जो मेरे आदमी हैं, एक रीडिंग फार्म सत्येंद्र बगवाड़ी जी हैं और एक मनोज खत्री जी हैं। ये जनपद डोईवाला से ट्रांसफर होकर देहरादून एक आध दिन में पहुंचने वाले हैं। तो इनके साथ आप लोगों का परिचय, तालमेल, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, आप नगर निगम के तहत हैं, नगर निगम के क्षेत्र में ही हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा मुझे इनको, बाकी हमारे उसमें जो विभाग में है महिलाएं शामिल होगी तो भी थोड़ा सा समझ जाए, थोड़ा सा पहचान दें कि सिविल डिफेंस का क्या रोल है, कब इनका रोल आता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय कराना जरूरी है। ये है लड़की रुचि देवी है, मोनिका पंत, ये मोनिका पंत, वो बगल में रुचि देवी है, बगल में रीडिंग फायरमैन। इनका बहुत मुख्य उद्देश्य होता है रीडिंग, मतलब किसी भी आग पे सबसे पहले जाना, आग का नेतृत्व करना, मतलब जहाँ पे आग की एक यूनिट जाती है उसका नेतृत्व करना इन्हीं के हवाले होता है। फिर थोड़ा सा आगे मनोज खत्री है, ये बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, आग के लिए तो चीता है, जहाँ ये है वहाँ आग डर जाती है। मैंने देखा है रुद्रप्रयाग में, यहाँ भी 3-4 आगे लगी तो काफी आग के मामले में बड़े टिकट है। फिर वहाँ पे है, ये है कोहली, विनोद कोहली, ये भी हमारे कर्मचारी हैं। एक चालक है पंकज, ये अभी नहीं आए, रिस्के से यहीं आए हैं। तो ये मेरी टीम है, इससे और कुछ बाकी 2-3 टीम, हम केवल डोईवाला में 17 फायरमैन, 4 ड्राइवर, 4 हवलदार और 1 सेकंड अफसर और 1 अफसर की जो डिस्क चले, इतना कुल 29 आदमी का वहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे कर्मचारी हैं। सर के फायर टीम का और सर के नेतृत्व का हम समस्त सिविल डिफेंस की ओर, परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसे इनके अधिकारी बता रहे हैं, इनकी खूबियां गिना रहे हैं, तो निसंदेह इनके जो कर्मचारी लोग हैं ये वास्तव में इस योग्य होंगे। तो हमें भी गर्व है, आपके साथ हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबका पुनः धन्यवाद और आशा करेंगे कि आपके नेतृत्व में हमारे सारे वॉलंटियर बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। So many thanks, sir. इसके अंदर क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, या जिसको हम बोलते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट, इस प्रकार के कुछ एजेंट होते हैं जिनको क्या करते हैं हम आग के अंदर, जैसे कहीं पर आग लग रही, ज़्यादा बढ़ रही, आपने बॉल वहाँ डाली, जैसे ये बॉल जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 90-40 तक जाएगा, ये अपने आप फट जाएगी। और इसके अंदर प्रेशर से जो वो रखा हुआ है ड्राई केमिकल पाउडर जो स्टोर है, वो एकदम से फैलेगा, है ना, क्या होगा, आग बुझ जाएगी। पानी मारेंगे वो क्या होता है, आप किसी भट्टी में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, किसी भी धातु को पिघलाया जाता है। आप जैसे गए, आपके पास जानकारी नहीं है, या आपके साथ जो अधिकारी हैं उन लोगों ने कभी अपने कार्य को थोड़ा समझने में लापरवाही कर दी और आपने तुरंत वहाँ पानी चलाया। जैसे ही आप खौलती हुई मेटल की भट्टी में पानी डालेंगे, क्या हो जाएगा, भड़केगा नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा, मेटल क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या होगा, सीधे आपके ऊपर आकर के गिर जाएगा। ठीक, आप गए किसी को बचाने के लिए और आप क्या हो गए, खुद तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, मिलनी बंद हो जाएगी, आग स्वतः अपने आप बुझ जाएगी। अगर आप तरल पदार्थों की आग के ऊपर फोम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप दुनिया की सारी जितने एजेंट है सब डाल दीजिए, बुझेगी नहीं। तो इसीलिए फोम हम इसलिए रखते हैं, कहीं पर भी कोई तरल पदार्थ की कोई आग होगी तो फोम को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसको आग को बुझा सकते हैं।
डायरेक्ट फौज लगा के आप क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रेंट हमारे इस काम आते हैं। ठीक, इसके बाद बाकी क्या है सर? भरा हुआ, ठीक है। ये हमारे 2 सिलेंडर जिसमें क्या है 50-50 लीटर के हमारे फोम कंपाउंड, वही जो उसमें आपके इसमें ढूंढना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप के फोम कंपाउंड जो है हमारे इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, लिक्विड के साथ मिक्स, मतलब फोम कंपाउंड वो इसके अंदर भरा हुआ है, 50 लीटर की कैपेसिटी है। इसके साथ ये सिलेंडर है, ठीक। मैम हमने प्रैक्टिकल में से ये समझ इसके अंदर प्रेशर को क्रिएट करते हैं। प्रिंसिपल है वो भी बिल्कुल यही है। उसमें थोड़ा सा सिलेंडर छोटे हो जाते, छोटे लेवल का हो जाता है। जी जी जी, वो थोड़ा सा छोटे लेवल का हो जाता है, है ना, वो चीज़ होती है। ठीक है सर, और कुछ बाकी कट करना, यहाँ से दबाना और ऑक्सीजन पहुँचे कोई आग लगी आपको, मैंने बोला कि आग लगते ही भागना नहीं, थोड़ा सा बहादुरी दिखाते हुए क्या करना है, ऑक्सीजन कट ऑफ करना। सपोज अगर उसके कहीं पे पाइप से निकल रही है आग, तो हल्का सा वहाँ पर क्या कर देना, उंगली से या किसी चीज़ से उसको ऑक्सीजन कट कर देना। सर फायर मिसहैप के दौरान अगर किसी एक इंसान को फायर लग गई, आग लग गई, तो उस टाइम हम लोगों ने क्या करना चाहिए? मतलब कि पानी डालना है या पानी भारी होता है तो वापस छिटक के आग मेरे पास आई है। उस टाइम एक इंसान को थोड़ी सी फायर मिसहैप हुई तो एट दैट टाइम मैं यही सेम चीज़ करूँगा। बिल्कुल वही है, बिल्कुल जैसा 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 सिलेंडर में कि आपने क्या करना है, आग को कट ऑफ करना, मतलब आग को मिलने वाली वायु को क्या करना है, उससे पृथक कर देना। ठीक है, पाउडर ड्राई पाउडर था यही है ड्राई पाउडर ही है। इसका मेथड पता है आपको? बता दीजिए एक बार सबने, क्योंकि पास मतलब पी मतलब पुल, पुल मतलब इसकी जो पिन होती है उसको पुल करना है, खींचना है। केवल ऐसे दिखा रहे थे, आप यूज करके देखो इसके करना। बिल्कुल अभी करेंगे मैम, डेमो बोल तो दिए। पास मतलब पी से पुल, मुंह करके ऐसे रखना है इसको। ए मतलब एम लगाना है, मतलब निशाना लगाना है। उसके बाद आता है एस, स्क्वीज, स्क्वीज। इसका जो हैंडल होता है इसको दबाना है, प्रेस करना है। ये प्रेस तभी होगा जब इसकी पिन निकलेगी। उसके बाद आता है स्वीप, स्वीप मतलब आग को, आग के लेफ्ट राइट जितना आग के एरिया को आप कवर कर सकते हैं उतना कवर करिए। जैसे स्लाइड टू स्लाइड ऐसे करके आग के एरिया को कवर करें जिससे कि उससे ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, इसका पास मेथड होता है, इसको यूज करके दिखाना। हाँ थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए कैसे पिन निकाला। सबसे पहले ये भी देखेंगे कि वो ग्रीन पे है या नहीं है, इट्स रेडी फॉर यूज है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर रेडी फॉर यूज है कि नहीं है, वो उसका आगे मीटर लगा होता है। हाँ, वो वहाँ पे ग्रीन पे अगर ग्रीन पे होगा मतलब रेडी फॉर यूज है। और ए है तो खाली है। एक्चुअली हम लोगों ने फायर नहीं लगाई यहाँ पे क्योंकि 6 दिसंबर की तैयारी हो रही है और पॉल्यूशन से बच रहे हैं। हमेशा नोजल नीचे कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे आग है। तो यूज करेगा, आइए एक आइए। कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है तो उसे आग की जड़ पे चलाना है, लपटों पे नहीं चलाना। लपटों पे 100-150 फायर एक्सटिंग्विशर भी चलाओगे नहीं बुझेगी। हमेशा आग की जड़ पे चलाना है, इसको जितना हो देखना सके है आग ये को ग्रीन पे कवर है या करना नहीं, है आपको। इस तरीके से चलाना है। यहाँ आग लगी है, ये दबाना है, छोड़ देना है। फोटो बोला किसी को करना है कलर दिख तो जाओ कहीं कोई इसमें, लेकिन
नीचे 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 प्लीज। अब कुछ और सिखा रहे हैं और लोग खत्म हो गया खत्म। कोई यूज करेगा? आइए एक आइए। उसको मल्टी टास्क में यूज करते हैं, जो बड़ा सिलेंडर था। साइड से करना ना, जिससे वो लूज ना हो। बराबर करके वो गलत जा रहा है। एक हाथ से अरे चलाओ, नहीं चलाना, आपको चलाना चाहिए। हाँ चलो। ये जब आपको ये और पॉल्यूशन से बचना। ये दबाना है, छोड़ देना है। पास मतलब पी से पुल, ऐसे एम पिन निकालते हुए जहाँ तुम्हें आग पे निशाना लगाना है, उसका मीटर भी है, आग लगी है, इतनी है। तो कभी भी जो इसकी नोजल होती है ना, इसको ऐसे में मत करना है, हमेशा इसको नीचे की साइड रखना है, क्योंकि इसका जो पाउडर इससे निकलेगा वो आपके मुंह पे भी आ सकता है। तो हमेशा इसको आग की साइड मुंह करके ऐसे रखना है, इसको ए मतलब एम लगाना है, मतलब निशाना लगाना है। इस प्रकार से ये चाहिए मुझे यहीं पे रोक दें, फोटो टाइप पकड़ से ऐसे पकड़ के, तो मैं क्या यहाँ पे रुक गया हूँ। आया आपके समझ में? फर्स्ट काम क्या होगा, खुद को एंकर करने के लिए। दूसरा काम, जब हम किसी को बिले देते हैं, जब आप ऊपर से नीचे बन गया। ये किस पे लेके जो आपके ऊपर क्या होगा, रेस्क्यू होगा, जिसे हम प्लेयर बोलते हैं। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं। अभी जब हम नीचे जाएंगे सर फील्ड में ना, शाम के सेशन में, तो आपको और किधर हो जाएगा, हम कैसे से बांधते कैसे रोकते हैं, वहाँ पे हमको रोक के दिखाएंगे आप।
और मुझे अगर रोकना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉक कर लूँगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी बिल्डिंग से किसी विक्टिम को हम आर पार करा रहे हैं या हम रिवर क्रॉसिंग करा रहे हैं, उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ से उसे क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। हम जहाँ भी रिवर क्रॉसिंग करेंगे एक क्या करो, एक सिर्फ हाइट होगा डाउन पे। अब यहाँ से हमने विक्टिम को वहाँ क्या करना है, भेजना है, तो वहाँ भी सेम सिस्टम ये लगता है। इससे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे आपने देखो ना फुल वो देखो आपने क्या बोले, ट्रॉली देखी, ट्रॉली उसमें कंट्रोल सिस्टम इस टाइप का ही होता है। यहाँ मिलने वाले अवरोध कच्ची या पक्की चिनाई वाली दीवारें, आरसीसी के फर्श और छतें, टिन, सरिये, लकड़ी या कंक्रीट की संरचनाएं आदि कुछ भी हो सकता है। CSSR बचाव दल को CSSR स्क्वाड कहा जाता है, जिसका काम घायलों को ढूंढना, उन तक पहुंचना, उनकी अवस्था को स्थिर करना और उन्हें ध्वस्त ढांचे से सुरक्षित बाहर निकालना होता है। SDRF को जब कभी भी किसी इमारत के ध्वस्त होने की सूचना मिलती है तो उसकी एकीकृत कमांड दुर्घटना स्थल के निकटतम स्थित शिविर को एक्टिवेट कर देती है। और सभी बचाव कर्मी अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर तुरंत अग्रिम निर्देशों और उपकरणों की प्राप्ति के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ सभी उपकरण चालू हालत में व्यवस्थित और परिवहन और प्रयोग के लिए तैयार रखे जाते हैं। यहाँ कमांडर सभी बचावकर्ताओं को आपदा की जगह, प्रकार, प्रभावित हुए लोग, क्षेत्र, मकान, मौसम और रास्ते की जानकारी देता है। उसके बाद सभी बचावकर्ता निर्देशानुसार अपने अपने उपकरण प्राप्त करते हैं और दल दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो जाता है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जहां इंसिडेंट कमांडर ध्वस्त ढांचे का मुआयना करता है, वहीं शीर्ष दल दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करता है, कमांड पोस्ट बनाता है और उपकरणों को व्यवस्थित करता है। इसके बाद अलग अलग तरह से पीड़ितों की खोज की जाती है, जिनमें एक तरीका प्रशिक्षित खोजी कुत्तों का प्रयोग भी है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से सैकड़ों गुना अधिक होती है। ये कुत्ते, जिनमें अधिकांश जर्मन शेफर्ड नस्ल के हैं, अपने हैंडलर से निर्देश पाकर ध्वस्त ढांचे में फंसे हुए पीड़ितों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं और हैंडलर को संकेत कर देते हैं। आगे पीड़ितों तक पहुंचने का कार्य बचावकर्ता अपने विशिष्ट प्रशिक्षण और उन्नत उपकरणों की मदद से करते हैं। खोज का दूसरा तरीका हेल सर्च है, जिसमें लाउड हेलर पर तेज आवाज में निम्न संदेश ढांचे के अलग अलग स्थानों से बार बार प्रसारित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मदद के लिए पुकारें, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। साथ ही ध्यान से कान लगाकर प्रत्युत्तर सुनने की कोशिश की जाती है और उत्तर मिलने पर बचावकर्ता उस दिशा की ओर संकेत करता है।
जिसे दुर्घटना स्थल के नक्शे पर नोट कर लिया जाता है। इसके बाद बचावकर्ता अपने उपकरण लेकर बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे अभियानों के दौरान जोड़ी में काम करना एक मानक पद्धति है, जिसमें दूसरा बचावकर्ता पहले बचावकर्ता के पीछे खड़ा रहकर उसे शारीरिक मदद और सुरक्षा प्रदान करता है। बचावकर्ता पहले आरसीसी की दीवार पर सावधानी से त्रिभुजाकार निशान लगाते हैं ताकि काटते हुए विक्टिम को कोई चोट न पहुंचे। सबसे पहले ब्रीचिंग सिस्टम की मदद से दीवार पर एक इंस्पेक्शन होल बनाया जाता है। इसके बाद उस होल से विक्टिम लोकेटिंग कैमरा अंदर डालकर विक्टिम की लोकेशन और हालत मॉनिटर पर देखी जाती है। विक्टिम लोकेट हो जाने पर आवाज लगाकर उसको सांत्वना भी दी जाती है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। आप धैर्य बनाकर रखें, जल्द आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके बाद कार्यस्थल पर रोटरी रेस्क्यू सॉ लाई जाती है। और जोड़े में कार्य करते हुए बचावकर्ता रोटरी रेस्क्यू सॉ चलाकर दीवार का तिकोना टुकड़ा काट दिया जाता है। विक्टिम की सुरक्षा के लिए इस टुकड़े को क्रोबार की मदद से अपनी ओर निकाला जाता है। फिर बदली करके दो अन्य बचावकर्ता उसमें उपकरणों के साथ प्रवेश करते हैं। और अगले प्रतिरोध लोहे की दीवार को पहले निशान लगाकर रेसिप्रोकेटिंग सॉ के एब्रेसिव ब्लेड से उसी प्रकार तिकोना काटकर रास्ता बनाते हैं। इसी प्रकार अगले लकड़ी के प्रतिरोध को कार्बाइड टिप्ड चेन सॉ से काटकर रास्ता बनाया जाता है। फिर अगले अवरोध ईंटों की दीवार को निशान लगाकर रोटरी रेस्क्यू सॉ से काटकर रास्ता बनाया जाता है।
विक्टिम तक पहुंचने पर बचावकर्ता पहले उसकी शारीरिक स्थिति और चोट आदि की जांच करते हैं। इसी समय प्राथमिक उपचार और अन्य मेडिकल सामग्री और स्ट्रेचर भी अंदर ले आया जाता है। फिर प्राथमिक उपचार और आवश्यक ब्रेसेस आदि लगाकर विक्टिम को स्थिर करते हैं। उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर स्ट्रैप्स से अच्छी तरह बांध दिया जाता है ताकि हिलने डुलने या गिरने का खतरा न रहे। फिर बचावकर्ता स्ट्रेचर को ढांचे के बाहर खड़े बचावकर्ताओं तक ले जाते हैं और उनकी मदद से बाहर निकल लेते हैं। यहां से विक्टिम को एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है जो उसे अस्पताल ले जाती है। इसके बाद सारे बचावकर्ता ढांचे से अपने बनाए हुए मार्ग से अपने अपने उपकरणों के साथ बाहर निकल आते हैं। यहाँ यह निश्चित किया जाता है कि कोई बचावकर्ता या उपकरण पीछे न छूट जाए। इसके बाद सभी बचावकर्ता अपने उपकरणों के साथ इंसिडेंट कमांडर के सामने उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक और जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता से पूरा कर लिया जाता है और अमूल्य जीवन बचा लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर जाते हुए एसडीआरएफ के प्रत्येक सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ितों की आशा उन पर ही टिकी होती है। अतः बचाव अभियानों में आपकी अपनी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अपने प्रशिक्षण पर मेहनत करें और सदा मानक निर्देशों का पालन करें। आपदा स्थल पर कभी कभी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसे स्थान पर वैकल्पिक स्ट्रेचर इन वस्तुओं से बनाए जा सकते हैं। वैकल्पिक स्ट्रेचर बनाने की कुछ विधियां ये हैं। रोप और बांस द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए एक व्यक्ति अपने दोनों बाजू सीधे तान कर खड़ा होता है। दूसरा व्यक्ति रोप को अंग्रेजी के 8 के आकार में उसकी दोनों बाजुओं पर लपेटता जाता है। इस तरह उस व्यक्ति की दोनों भुजाओं पर रोप के लूप बनते जाते हैं। रोप लिपट जाने के बाद दो बांसों के सिरे उस व्यक्ति के हाथों में पकड़ा लिए जाते हैं और लिपटी हुई रोप को सरकाकर बांसों पर उतार दिया जाता है। अब रोप के लूपों को थोड़ा थोड़ा सरकाकर पीड़ित की लंबाई जितना फैला लिया जाता है और रोप के सिरों को स्टॉपर नॉट से कस दिया जाता है। स्ट्रेचर तैयार है। कंबल द्वारा स्ट्रेचर बनाने के लिए कंबल को जमीन पर उसकी लंबाई में फैला लिया जाता है। फिर बांस का एक टुकड़ा कंबल के एक सिरे से कंबल की लंबाई की 2/3 दूरी पर रखा जाता है। फिर कंबल के उस छोटे सिरे को बांस के ऊपर पलटकर तह कर दिया जाता है। अब इस तहे हुए सिरे के किनारे के ऊपर बांस का दूसरा टुकड़ा रखा जाता है। फिर कंबल के दूसरे सिरे को इसके ऊपर से पलटकर तह कर दिया जाता है। यदि वो टुकड़ा पहले वाले बांस से भी बाहर निकल रहा हो तो स्ट्रेचर को सावधानी से पलट दिया जाता है। अब कंबल का बाकी बचा सिरा भी ऊपर से पलट दिया जाता है। इस सिरे को सिलने या टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीड़ित का वजन इसे अपनी जगह पर रखता है। एल्पाइन बास्केट स्ट्रेचर। एल्पाइन बास्केट भी एक अच्छा इमरजेंसी स्ट्रेचर है। इसके लिए रोप के एक सिरे को फिगर 8 नॉट लगाकर सुरक्षित कर लेते हैं। फिर रोप को जमीन पर स्ट्रेचर की लंबाई में आवर्ती लहरों में बिछा देते हैं। फिर घायल को बिछी हुई रोप पर लिटा देते हैं।
अब घायल के शरीर के दोनों ओर रोप के फंदे दिखने लगते हैं। इन फंदों को एक दूसरे में एक सिरे से फंसाते चलने पर घायल का शरीर रोप की एक बास्केट जैसी बनावट में सुरक्षित बंध जाता है। रोप के अंतिम सिरे पर भी फिगर 8 नॉट लगाकर एक कैराबीनर से दोनों सिरों को बुक कर दिया जाता है। अब घायल ले जाने के लिए तैयार है। हाथों द्वारा इसमें एक व्यक्ति अपने एक हाथ से अपने ही दूसरे हाथ की कलाई को मजबूती से पकड़ता है और फिर दूसरे हाथ से वो एक अन्य व्यक्ति की कलाई को पकड़ता है। दूसरा व्यक्ति भी अपने हाथ से वापस पहले व्यक्ति के पहले हाथ की कलाई को पकड़ लेते और अपना दूसरा हाथ मुक्त रखता है। इस प्रकार उनके बंधे हुए हाथों से एक सीट बन जाती है। घायल को इस सीट पर बैठा दिया जाता है। अब दूसरे व्यक्ति का मुक्त हाथ घायल को गर्दन या पीठ पर सहारा देने के काम आता है। इस तरह घायल को ले जाया जाता है। कुर्सी द्वारा इमरजेंसी में कुर्सी का भी स्ट्रेचर की तरह प्रयोग किया जाता है। इस विधि में घायल को जमीन पर सीधा लेटा दिया जाता है। फिर एक हत्थे वाली कुर्सी दी जाती है। घायल की टांगों को सावधानी से उठाकर कुर्सी की पीठ को घायल की पीठ के नीचे सरका दिया जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे घायल जमीन पर लेटा हुआ कुर्सी पर बैठा है। अब कुर्सी को सावधानी से सीधा कर दिया जाता है। दो व्यक्ति कुर्सी का हत्था पकड़ते हैं और दो व्यक्ति कुर्सी को पीछे से पकड़कर घायल को ले जाते हैं। टी शर्ट, शर्ट या जैकेट और डंडों से स्ट्रेचर बनाने के लिए टी शर्ट पहने खड़ा व्यक्ति अपने सामने अपने बाजू सीधे रखकर एक ओर से जमीन पर टिके दो डंडों को उनके समान सिरों से पकड़कर अपना सिर अपनी बाजुओं के बीच झुका लेता है और दूसरा व्यक्ति उसकी टी शर्ट का निचला सिरा पकड़कर टी शर्ट उतारता और तब तक सरकाता रहता है जब तक टी शर्ट उल्टी होकर डंडों पर नहीं चढ़ जाती। अब एक दूसरा व्यक्ति डंडे पकड़े पहले व्यक्ति का स्थान लेकर डंडे पकड़कर सिर झुका देता है और उसकी टी शर्ट भी उतारकर डंडे पर चढ़ा दी जाती है। फिर एक तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्थान ले लेता है। जब पर्याप्त टी शर्ट डंडों पर चढ़ जाती है तो उनको सही तरह से बिठाकर और जरूरत हो तो बटन या जिप बंद करके स्ट्रेचर बना लिया जाता है। ये थी हमारी शॉर्ट डॉक्यूमेंटिंग कैसे हम काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी सीन में हम कैसे वहाँ पे एंट्री करते हैं। कल बता रहे सर कि हम अप्रोच बनाते हैं, अभी लेक्चर में रखा है। किस प्रकार हम अप्रोच बनाते हैं, वहाँ तक अपना मतलब पहुँच बनाए कैंपस पेशेंट को घटनास्थल पर फर्स्ट एड देते हैं और फर्स्ट एड के बाद आपने देखा होगा हम उसी होल से बाहर निकाल के ले जाते हैं। उसके अलावा लास्ट में दिखाया गया था कि अगर घटनास्थल पर आप पे हार्ट बोर्ड ना हो तो आप किन किन चीज़ों से स्ट्रेचर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि रोप के माध्यम से भी हम स्ट्रेचर बना सकते हैं, हम ब्लैंकेट के माध्यम से भी स्ट्रेचर बना सकते हैं और लास्ट में आपने देखो टी शर्ट के माध्यम से भी हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। तो एक हमारे काम करने का तरीका था कि डॉक्यूमेंट्री थी, तो दिखाने का मकसद ये था कि आपके द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था आप कैसे काम करते हो। तो ये था एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो जो आज का आपका सर्च करते हैं और कैसे इसको रेस्क्यू करते हैं। उससे पहले थोड़ा आपको एक चार्ट सामने दिखाई दे रहा होगा, इन पैटर्न में ही होगी। तो जो फर्स्ट पैटर्न है सर ये आपका कैंटिलीवर। इसमें क्या है, एक दीवार खड़ी है और दूसरी दीवार यहाँ इस प्रकार टूट रखी है, उसके तल इस प्रकार आपस में जुड़े हैं और यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, व्हाइट स्पेस दिखा हुआ दिखा ना। तो जहां जहां खाली स्थान होगा वहां वहां विक्टिम के मिलने की संभावनाएं हैं। तो कैंटिलीवर में इस प्रकार क्या होगा, एक दीवार खड़ी होगी, एक दीवार टूटी होगी, उससे कुछ तल भी इस प्रकार से टूटे हैं। नेक्स्ट सर दूसरा दिख रहा आपको लीन टू। दूसरा क्या है, लीन टू। लीन टू में क्या है, एक दीवार खड़ी है और दूसरी दीवार उस दीवार के ऊपर क्या होगी, लीन होगी। तो इसमें कैंटिलीवर की अपेक्षा ज्यादा वाइड स्पेस है, तो इसमें ज्यादा लाइव विक्टिम मिलने की संभावनाएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पैनकेक। इसमें पूरे छत क्या है, एक दूसरे से मिले हैं और इसमें अगर बात करूं तो वॉइड स्पेस लगभग ना के बराबर होता है। तो इसमें लाइव विक्टिम के मिलने की संभावना फिर इनकी अपेक्षा कम होगी।
और नेक्स्ट लास्ट है आपका सर वी से। वी से में क्या होता है, अगर कोई छत वी से टूट जाए, इसके बाद वी का शेप बन जाए, तो इसमें वॉइड स्पेस ज़्यादा है, दोनों साइड है, तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार जो है किसी बिल्डिंग का कोलैप्स पैटर्न होगा 4 टाइप से होगा। तो चारों में हमें अगर रेस्क्यू करना है तो हम प्राथमिकता किसे देंगे, किसे देंगे, इसे, जहाँ पे क्या है ज़्यादा वॉइड स्पेस है, जहाँ पे ज़्यादा लाइव विक्टिम मिल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका लेन टू है, फिर आपका कैंटिलीवर है, लास्ट पे आपका टंकी। और सर क्लियर हो रहा समझ में? अगर हमें 4 बिल्डिंगें मिल गई है, ये हमें इस प्रकार कोलैप्स मिल गया, बहुत बड़ा क्षेत्र कोलैप्स मिल गया है, 8-10 बिल्डिंगें कोलैप्स है, तो हमें फर्स्ट रेस्क्यू किसमें करना, जो हो बी से लिखा हो, यानी कि जिसमें वॉइड स्पेस ज़्यादा हो और जिसमें लाइव विक्टिम मिलने की संभावना ज़्यादा हो, उसे हम क्या देंगे, पहले प्राथमिकता देंगे। उसके अलावा सेकंड नंबर पे लीन टू, थर्ड है आपका कैंटिलीवर और लास्ट क्या है आपका कैंटिलीवर। अब थोड़ा सा हम अप्रोच, कल सर कहते हैं अप्रोच की बात, कि हम वहाँ तक अप्रोच कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बात हो रही बिल्डिंग की, हम बात कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर ये CSR का है। इसके अलावा कहीं पे कोई पहाड़ी में कोई विक्टिम गिरा है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होगी, रोप चाहिए होगी। कोई नदी में डूबा है फिर हमें क्या चाहिए, वहाँ पे राफ्ट की लाइफ जैकेट चाहिए। लेकिन हम बात किसी करें बिल्डिंग की, अगर हमें किसी बिल्डिंग तक किसी विक्टिम तक अप्रोच बनानी है तो कितने तरीके हैं, 2। एक आपका वर्टिकल, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में देखा आपने जब डॉक्यूमेंट देखी थी तो हमारी वर्टिकल अप्रोच था, कल भी सबने बताया था कि हम क्या करते हैं, उसे ट्रायंगुलर में काटते हैं और 70/70 तीनों भुजाएं 70/70 की होती हैं, और जो हमारा बेस होगा उसे 90 डिग्री में काटते हैं और दोनों साइड भी 80 से 50 डिग्री में काटते हैं। इसलिए काटते हैं कि अंदर मलबा ना गिरे। अब आपने क्या करा, वहां पे एक होल बनाया, ब्रिजिंग सिस्टम इंसर्ट करा, BLC इंसर्ट करी और देखा वहां पे कि कहाँ पे विक्टिम है, तो उसके नजदीक से नजदीक जाके क्या करेंगे, अप्रोच बनाएंगे। बहुत सी जगहों पे हमें हो सके कटिंग करने की जरूरत ना पड़े, हम खिड़की दरवाजे से भी अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए आता है इसमें हम सोलिंग करेंगे उसको, ठीक है। नहीं तो आपने काटना है, और काटने के लिए सबसे पहले इसमें तरीका हो तो सबसे पहले आप बेस काटेंगे, देखा ना आपने, सबसे पहले बेस काटेंगे, तो आप किसी एक को भी काट लो, और काटने के बाद मलबे को बाहर निकालना है, फिर वहां तक अप्रोच बनानी है, फिर घटनास्थल पे उसे फर्स्ट एड देना है। आपने देखा हमारे पूरा फर्स्ट एड का सामान था, हमने वहां पे उसे ड्रेसिंग बैंडेजिंग करी, वहीं पे उसे हमने तुरंत सी कॉलर लगा दिया था, लगाया ना सर्वाइकल कॉलर, शायद आपको फर्स्ट एड क्लास चलेगी, सिखाएंगे उसमें कि कैसे हम सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं। और सर्वाइकल कॉलर से आपने देखा होगा, उसके बाद हमने 2 क्या लगाया साइड से, क्या लगाए थे, 2 साइड रोल लगाए थे ना, कॉटन रोल लगाए थे 2। वो इसलिए लगाते हैं कि जब हम किसी पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करते हैं तो उसकी गर्दन 70% स्टेबलाइज हो जाती है, और हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% के लिए हम दोनों साइड से क्या लगा लेते हैं, 2 कॉटन रोल लगा लेते हैं। अगर कॉटन रोल ना है तो आप वहाँ इम्प्रोवाइज कुछ भी लगा सकते हैं, आप पिलो को लगा लो, आप ब्लैंकेट लगा लो, आप बेडशीट लगा लो, आपने क्या करना है, गर्दन को क्या करना है, आपने स्टेबलाइज करना है। इसलिए आपको गए थे वहाँ बचाने के लिए, आपने उसे मूवमेंट करा, और ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है पीछे, ये हमारे सारे नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, पता ना आप लोगों को। और ये डिस्टर्ब हुआ तो इंसान जीवन भर के लिए वो पैरालाइज अपाहिज हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना, उसे गर्दन क्या करना, स्टेबलाइज करनी है। तो आपने देखा होगा, हमने गए अंदर उसे सी कॉलर लगाया, जहाँ जहाँ ड्रेसिंग बैंडेजिंग करी, अगर उसे वहाँ पे CPR की आवश्यकता है तो उसे CPR भी देते हैं, और एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम उसे वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एड में कि हम उसे कोई भी दवाई वहाँ पे नहीं देते हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट एड देना है। सिर्फ जहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसे ब्लड कंट्रोल करा, स्प्रेडिंग हो रही है उसको बची बांधी, स्टेजर हार्ट को शिफ्ट करा, और वहाँ से उसे बाहर निकाल के हम हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। दूसरी अप्रोच होती है आपकी वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम स्क्वायर में काटते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम ट्रायंगुलर में, और वर्टिकल में हम स्क्वायर में काटते हैं। और स्क्वायर में काटने से पहले हम क्या करते हैं, बीच में होल करते हैं। होल करा, होल के अंदर करने से हम वहाँ कैमरे से भी देख सकते हैं, या फिर हम किसी रस्सी की, किसी रोड के माध्यम से, किसी रस्सी के माध्यम से उसे हम वहाँ पे स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, ताकि लोड अंदर ना गिरे। सेम 2 साइड से हमने 90 डिग्री काटा, और 2 साइड से 80 से 50 डिग्री में, और वहाँ से हमने मलबा क्या करना, बाहर करना है, फिर वहाँ अप्रोच बनाएंगे। अब थोड़ा सा एक आता है इसमें, जैसे कल सर ने बताया ना कि एक हमारी संस्था है पीर, बताया था कल पीर, कल बात करते ना पीर किसने बताया थे, पीर। एक इंसराग है सर, इंसराग सुना आप लोगों ने, इंसराग सुना, वो अमेरिका में एसोसिएशन है जो UN की है।
जी 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 हाँ जी हाँ जी। इसका मुख्यालय शायद न्यूयॉर्क में है, शायद मैक्सिको में शायद। तो मतलब इंफ्रा का मतलब इंफ्रा एक ऐसी मार्किंग है, इंफ्रा एक ऐसी संस्था है जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्या कराती है, ऐसे कोर्स कराती है, रेस्क्यू संबंधी कोर्स कराती है। और इंफ्रा का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है। तो इंफ्रा की एक ऐसी मार्किंग होती है सर कि जब हम लोग बहुत बड़ी घटना कहीं में घटित होती है, बहुत बड़ी घटना घटित हुई और वहाँ बहुत सारी टीमें जाती हैं, जैसे नेपाल में आपको गया था और बहुत सी टीमें वहाँ पे गई थी। अब उसमें क्या हुआ था, शुरुआती दिनों में कभी हुआ था कि वहाँ पे क्या हुआ था कि कोई टीमें गई, उसने इस बिल्डिंग में रेस्क्यू करा, दूसरी टीम गई उसने इसी बिल्डिंग में रेस्क्यू करा, फिर तीसरी गई उसने इसी बिल्डिंग में रेस्क्यू करा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे हम एक मार्किंग ऐसा हम वो करें, एक ऐसा हम याद करें कि ताकि ये काम दोबारा न हो। तो फिर इस इंफ्रा मार्किंग की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे आप लेवल देख रहे होंगे कि लेवल इसमें होते हैं 5। ये ऐसा हम लोग असेसमेंट सर्च एंड रेस्क्यू जो लेवल होते हैं 5 लेवल होते हैं। ये 5 लेवल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ तो आगे आपका और किधर हो जाएगा। ये जो लेवल 1 में होता है कि वाइड एरिया असेसमेंट। लेवल 1 का मतलब होता है ASR 1 असेसमेंट सर्च एंड रेस्क्यू जो 1 में होगा तो उसका मतलब होता है वाइड एरिया असेसमेंट। अगर कहीं बिल्डिंग में कहीं पे लिखा है ये SR 1 तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रखा है, वाइड एरिया असेसमेंट हो रखा है। यानी कि एक जो प्रभावित क्षेत्र है उसका एक सतसरी मूल्यांकन हो रखा है। जैसे हम किया गया तो इस प्रकार एक एरिया का क्या होगा, एक असेसमेंट हो रखा है। अगर वहां पे लिखा है ये SR 1, वहां पे लिखा है ये SR 2 तो एज ए रेस्क्यू आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रखा है। ये जो प्रभावित क्षेत्र है अलग अलग सेक्टर में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, अलग अलग सेक्टरों में से बांट रखा है। सेक्टर 1 2 3 4 उसमें बांट रखा है। इसके अलावा आता है इसमें ये SR 3। ये SR 3 कहीं पे लिखा है किसी बिल्डिंग में आप गए वहां पे क्या लिखा है ये SR 3। तो एज ए रेस्क्यू आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रखा है, रैपिड सर्च एंड रेस्क्यू। यहाँ पे त्वरित खोज हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे ये SR 4। ये SR 4 का मतलब होता है फुली सर्च एंड रेस्क्यू। उसमें आपका किलिंग सर्च होगी, फिर टेक्निकल सर्च होगी, आपकी कैनाइन सर्च होगी। और ये SR 4 होता है वहां पे आपने पूरा रेस्क्यू करा, उसमें आपको बहुत टाइम भी लग सकता है। और लास्ट टाइम का लेवल 5 ये SR 5 मतलब होता है टोटल कवरेज सर्च एंड रेस्क्यू। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आप किसी बिल्डिंग में गए और वहां पे लिखा है बिल्डिंग ये SR 5 तो एज ए रेस्क्यू आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे पूरा रेस्क्यू हो चुका है। सपोज करो आप उस बिल्डिंग पे गए और वहां पे लिखा है ये SR 3 तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, रैपिड सर्च एंड रेस्क्यू हो रखा है, मुझे क्या करना है, फिर पुलिस सर्च करना है। या फिर और बिल्डिंग है आपके पास, आप छोड़ के कहीं और चले जाए, आगे तरह से वहां पे आप क्लियर हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक बॉक्स होगा सर, और इसका हर चीज का माप है ठीक से ही कि आपका इस प्रकार का एक बॉक्स होगा। ये बॉक्स को 1 बाय 1 1 मीटर से चौड़ाई होगी, 1.2 मीटर की लंबाई होगी। इस पर एक बॉक्स होगा। बॉक्स के सबसे ऊपर लिखा है टाइप ऑफ हजार्ड, लिखा है ना टॉप में। यहाँ पे टाइप ऑफ हजार्ड होगी, वहां पे किस प्रकार का हजार्ड है जिसमें आप रेस्क्यू कर रहे हैं। ये सारा काम कौन करता है आपका, एक होती है आपकी लीमा। लीमा सुना आपने, एक होता है आपका लीमा LEMA लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका काम होता है ये सारी चीजें करना है। तो आपका ऊपर टाइप ऑफ हजार्ड होगा कि जिस बिल्डिंग में आप रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का हजार्ड है। सपोज करो उस बिल्डिंग में आग लगी, हम एक उस विक्टिम को उस बिल्डिंग को टाइप देंगे जहाँ पे जहाँ पे हम रेस्क्यू 12 घंटे से पहले पहुंच जा रहे हैं। कहीं पे घटना घटित हुई और हम 12 घंटे से पहले पहुंच गए और हमने देखा उस बिल्डिंग में क्या है, वॉइड स्पेस बड़ा है, तो उसे हम टाइप दे देंगे A। 12 घंटे से पहले पहुंचे, 5 जगह वॉइड स्पेस कम है, खाली स्थान कम है, टाइप दे देंगे D। फिर वैसे ही उसमें टाइमिंग का है, 12 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, वॉइड स्पेस बड़ा C D। तो इस प्रकार हम इस इंसान मार्किंग को अपने इक्विपमेंट को बचाना भी। देखिए जितना मैं खींच रहा हूँ कसती जा रही है ये।
इस प्रकार से हम इसको खींचेंगे। नहीं सर, इसको ढलान दे अब हम इसको खींचते रहेंगे। अब कितना कसना है हमें। अब मैं अकेले खींचूंगा तो इतना नहीं कस पाऊंगा इसको। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम 4-5 लोग या 10-12 लोग आपके मिलके इसको खींचते। 4-5 इसलिए कह रहे थे, हमारी टीम में 4-5 लोग ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कसेंगे। जैसे हम कसते रहेंगे इसको, तो अगर आगे आप देखें, आगे आप रोप पे हाथ लगाएं तो रोप क्या हो गई, बिल्कुल दबाइए, टाइट हो गई बिल्कुल। ये इसको हम बिल्कुल से सरिया होता है उसी प्रकार से हम इसको टाइट है। ये हाइट तो होना चाहिए बस, ये हो गया। ये चलो धीरे धीरे चलो उतारना है अभी। जब भी हम काम करते हैं हमेशा बड्डी पेयर में ही काम करते हैं। एक आपका रेस्क्यूअर होगा तो उससे क्या होगा, लुकआउट का काम करेगा। इस प्रकार का 2 पेयर बनते हैं। उसमें जब हम काम कर रहे होंगे, हमारे वहां मशीनें चल रही होंगी, तो वहां हमारे सिग्नल चलते हैं। R1 सपोज करो कोई मशीन से कटिंग कर रहा हूँ, R8 से चला के कटिंग कर रहा है, तो R2 उसे थपकी देता है। अगर उस पर एक उसने थपकी मारी तो उसका मतलब होता है कि अपने काम को क्या कर दे, वो बंद कर दे। और उसने उस पर 2 थपकियां मारी तो उसका मतलब होता है कि रेस्क्यूअर अपना काम कंटिन्यू करे। इसी प्रकार यहाँ पे विजुअल सिग्नल है। अगर वो एक लंबी सीटी वहां पे मारता है, रेस्क्यूअर जब आपका एस्पोर्ट लीडर या फिर आपका टीम कमांडर उसने लंबी सीटी बजाई, इसका मतलब होता है कि जो वहां पे आपकी टीमें काम कर रही वो अपना काम को रोक दे। अब वो रोकने का कारण अलग अलग हो लास्ट सीट से। कहाँ पे थी पल्स? लास्ट सीट बताइए। हाँ ये वाला, इसका नाम अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा। क्या था? कैरोटिड, वेरी गुड। इधर से बताएंगे लास्ट आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। कैरोटिड पल्स होती है, बता दिया। दूसरी ब्रेकियल होती है, ब्रेकियल, बस। इसीलिए जब ड्रेसिंग कर रहे हैं तो बोलते हैं कि बिल्कुल हाथ साफ रखिए, क्योंकि इतना सा मवाद कब इतना हो जाए पता नहीं लगता। शॉक के साइंस क्या हैं, कैसे पहचानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रैपिड पल्स, पल्स धक 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 भागेगी। नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 60 से 100, ठीक है। दिल धड़कता है हमारा 60 से 100। रेस्पिरेशन नहीं, सांस वाला अलग था, 60 से 100 अपने आप ब्रीदिंग हो जाएगा। Activate the ambulance right way. This is the person citing to circulation. Cause of fainting वही बताया, टेम्पररी रिडक्शन, मतलब ब्रेन से ब्लड का सप्लाई कम हो गया। कुछ भी हो, मूवी को देखते हैं, कोई बैड न्यूज बताता है, बेहोश रहता है, अरे उठाओ उठाओ उठाओ, तो वही इमोशनल अपसेट, एग्जॉशन। एक से दिन भर आप बोलो फील्ड के 4 चक्कर 10 चक्कर लगाइए, एग्जॉस्ट होके बेहोश हो जाएगा। लैक ऑफ फूड्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वही है कि ब्लड सारा नीचे गया। जो हमारी ये वाली मांसपेशियां होती हैं घुटने के नीचे वाली पीछे की तरफ, उसको हम सेकंड हार्ट बोलते हैं। एक तो हार्ट हमारा ये है, और एक सारा वेन जो वहाँ पे होती है वो सारा बॉडी में पंप करती है। तो ये दोनों का हल्के बना लें। जो पीछे काफ मसल जो होती है हमारी, वो भी हार्ट का काम करती है, सारा स्क्वीज करके वेन से ब्लड ऊपर ले जाना। ये आप पहचान ही जाएंगे आप इतने बात बताने के बाद कि कैसे पहचानेंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियस, एम्बुलेंस भाई आप पैर ऊपर कर दीजिए, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। मैम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, बताइए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पाए तो धूल उन में उतना नहीं भेजते, क्योंकि वहाँ वो कीड़े पाए भी नहीं जाते होंगे जो इंडिया में है।
तो ये थोड़ा सा इम्यूनिटी और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क है। उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। इम्यूनिटी में खान पान का बहुत फर्क है, बिल्कुल सब कुछ बहुत अलग है। तो अगर एक मच्छर मुझे काटे और अमेरिकन को काटे तो हमारी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। हो सकता है उस मच्छर ने उसको कभी काटा ही ना हो, तो उसकी बॉडी शॉक में चले जाए, और वो मच्छर में बचपन से मच्छरदानी लगाओ, ऑलमोस्ट लगाओ, लेकिन काट चुका है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडियंस की इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। जितना मुझे आप एंटीडोट का पूछ रहे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट में एटलीस्ट एंटी स्नेक वेनम ही अभी तक आया है। स्कॉर्पियन को 10 ml नॉर्मल सिरिंज बना के 1 ml देते हैं यूजुअली, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आदमी बेहोश है। रोड की साइड में मुझे एक आदमी मिला है बेहोश, क्या मैं सोचूंगी उसमें कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ये है स्ट्रोक, पता है सबको, ब्रेन में अचानक से सर्कुलेशन रुकता है तो स्ट्रोक होता है। हार्ट अटैक सबको पता है, दिल में अचानक से ब्लड नहीं पहुंचा, हार्ट अटैक हो गया। एस्फेक्सिया, लंग्स में हवा नहीं पहुंची, अरेस्ट हो गया। पॉइजन, सल्फास खा लिया, पैराक्विट खा लिया और खेत में काम करते हैं वो पी गए। एपिलेप्टिक फिट, उसमें भी बेहोश हो सकता है। मिर्गी का दौरा किसी को पड़ा हो तो। शुगर में क्यों बेहोश होगा? शुगर अगर किसी को है तो क्यों बेहोश होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। लो या हाई? हाई है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं खुद या फिर किसी और को हेल्प करने के लिए उसको कॉल कर दीजिए, और साइड बाय साइड मैं उसी बीच में कैरोटिड पल्स पे और उसके रेस्पिरेशन के लिए कैरोटिड पल्स और रेस्पिरेशन विद इन मुझे 10 सेकंड के अंदर दोनों एग्जामिन करनी है, देखना है कि इसमें क्या है, पल्स और रेस्पिरेशन पेशेंट में है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारे 3 सिनेरियो बनते हैं। कैरोटिड पल्स कैसे करना बता दो, अंगूठा अंदर लेके पल्स, ठीक है। जो आप एक डाउट हो ऐसा नहीं करना है, इसको नॉर्मली 2 फिंगर से पल्प से देखना है कैरोटिड पल्स। आप एक बार अपनी पैल्पेट करके देखिए, ये हमारी लार्ज वेसल होती है, इसको पैल्पेट करना इजी होता है, ठीक है। कहीं पे भी कर सकते हैं, इसको दोनों साइड से नहीं करना। अगर आप दोनों साइड से करेंगे तो अगर ब्लड उसके पल्स होगी भी तो आप ब्लॉक कर देंगे, ब्रेन में जाने वाला ब्लड आप रोक देंगे। तो और बहुत ज्यादा देर तक इसलिए नहीं करना क्योंकि ब्रेन में जाने वाला जो ब्लड है वो रुक जाएगा, जिससे कि आप पेशेंट की कंडीशन को डिटोरिएट कर सकते हैं। 2 फिंगर से पल्प से ये किया, और रेस्पिरेशन देखना है तो फिंगर से फील कर सकते हैं, फिर चेस्ट मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, कि चेस्ट मूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट में हेल्प के लिए बोला, दूसरी चीज एग्जामिन किया, फिर इसमें हमारे पास 3 सिनेरियो बनते हैं पल्स और रेस्पिरेशन के लिए। पहला सिनेरियो है सबसे इजी कि पेशेंट के पास पल्स भी है, रेस्पिरेशन भी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में पेशेंट को लिटा देंगे, जो मैम ने फोटोज में दिखाया था आपको, एक हाथ नीचे रिकवरी पोजीशन, एक हाथ और पैर उसके ऊपर से रख के इस तरीके से रख देना है, और उनको ऑब्जर्व करना है जब तक एम्बुलेंस या आपके लिए हेल्प अराइव नहीं होती। पहला सिनेरियो ये है। और उसके बाद हमारा सेकंड सिनेरियो बनता है पल्स और रेस्पिरेशन एग्जामिन किया, पेशेंट के पास पल्स है, रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन नहीं है, पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमें उसको सिर्फ सांस की ही देनी है। तो मैं उसको एग्जामिन करके देखूंगा उसके माउथ में कुछ वो तो नहीं है, कुछ सिक्रीशन तो नहीं है, कुछ ब्लड तो नहीं है, कुछ धूल मिट्टी या कुछ और किसी चीज से ब्लॉकेज तो नहीं है। जस्ट मैंने माउथ ओपन करके देखा, चिन टिल्ट किया और लिफ्ट किया और एग्जामिन करने की कोशिश किया। मुझे लगता है इसमें ब्लड है, स्पूटम है या कुछ भी लिक्विड है, बलगम है, ठीक है। तो अपने पॉकेट से कुछ भी हैंकी निकाला है, साइड में कुछ भी कोई कपड़ा पड़ा है, पेशेंट के ही कपड़े से निकाल के उसको जितना क्लियर हो सके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पॉकेट है या कोई भी कपड़ा है, क्योंकि आपके पास यूजुअली वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं, माउथ टू माउथ हम उसको ब्रीथ दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें वही ब्रीथ देनी है लगभग 6 सेकंड में एक बार, 10 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से। और ध्यान क्या रखना था, जब मैंने बताया था आपको माउथ टू माउथ दे रहे हैं तो क्या चीज पिंच करके रखनी है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड नोज पिंच, ये तीनों याद रखिए। ये हेड टिल्ट हुआ, ये चिन लिफ्ट हुआ, ये नाक बंद किया, फिर माउथ टू माउथ, ठीक है। सिक्रीशन क्लियर कर, कपड़ा भी रखना है ना, अभी WHO का गाइडलाइन है कि कपड़ा रखना जरूरी है बीच में। कहाँ पे? माउथ CPR में। अच्छा, ये जो हमारी होती है WHO नहीं होती, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन होती है, जो हर 5 साल में चेंज होती है। तो लेटेस्ट जो है 2025 वाली है, जिसमें उसमें क्लॉथ का मेंशन नहीं है। क्लॉथ रखेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? WHO की गाइडलाइन CPR की हमारी खबर क्लॉथ उस टाइम कहाँ मिलेगा, जैसे अगर ना मिले तो मतलब CPR की गाइडलाइन AHA देता है। इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं होंगे, हाँ, उनको भी और उनको भी।
यूजुअली मैं बताता हूँ, इसके लिए हमारे पास ना पॉकेट मास्क अवेलेबल होते हैं कि पॉकेट मास्क में आपको डायरेक्ट पेशेंट को टच ना करना पड़े। एक फोल्डेबल मास्क होता है, पॉकेट में रख के आप घूम सकते ले सकते हैं, पॉकेट से निकाल के एक प्रोवाइड हो जाए और आपको थोड़ा सा गैप रहता है उसमें, और फिर आप उससे ऑक्सीजनेशन दे सकते हैं, उससे ब्रेथ ले सकते हैं। तो सर जैसे वो नॉर्मल वाला मास्क होता है जो हम लोगों ने कोविड में पहना था, तो वो वाला मास्क लगा के भी कर सकते हैं क्या CPR? नहीं CPR नहीं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग की बात करें। CPR फोल्डेबल मास्क बता रहे हैं ना, ऐसा होता है वो पिचक जाता है बिल्कुल ऐसे, यहाँ से फूला हुआ पॉकेट वाला, पॉकेट में खोलते हैं फिर ऐसा बन जाता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो पॉकेट मास्क वो नहीं, उसमें तो आपकी ब्रेथ दे ही नहीं सकते उसमें, तो वो सिर्फ स्पेशली उसी के लिए होता है, ब्रीथिंग देने के लिए। ठीक है, हमने 2 सिनेरियो देख लिए। पहला सिनेरियो जिसमें पल्स और ब्रीथिंग दोनों थी, सेकंड में जिसमें पल्स भी जनरेट करनी है और ऑक्सीजन भी देनी है। तो उसमें हम यूजुअली क्या करना है, हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कहाँ पे करेंगे, ये आप जो बीच में स्टर्नम है, मिड लाइन, इस तरीके से देखेंगे। पेशेंट हो सकता है तो एक्सपोज कर लीजिए पॉसिबल, और उसकी जो ये निपल्स की लाइन है इसके बीच में अपने दोनों हाथों को इंटरडिजिटली लॉक करना है, 90 डिग्री की पोजीशन लेके आनी है। मेरे जो शोल्डर है वो पेशेंट के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगे और मुझे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। किस रेट से स्टार्ट करना है, लगभग 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन देना है मुझे विद इन 1 मिनट्स। ठीक है, और 30 साइकिल्स की एक यूनिट में देना है। 30 बार मुझे चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, उसके बाद मुझे 2 बार ब्रेथ देनी है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, 2 बार ब्रेथ देनी है। 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार ब्रेथ। इसी तरीके की मुझे मल्टीपल साइकिल रिपीट करनी है। और मेरे बाद अगर कोई और है तो हम इसी तरीके से सीक्वेंस में वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब चेस्ट कंप्रेशन किस तरीके से देंगे वो देखेंगे। ये मिड लाइन और ये मेमोरी लाइन के बीच में मुझे अपने हाथों को इंटरडिजिटली लॉक करके ये जो मेरा हील है हाथों की, इसको यहाँ पे रखना है और 90 डिग्री पे मेरे शोल्डर जो है पेशेंट के ऊपर आएंगे और फिर मुझे इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन मतलब कि मुझे 1/3 एटलीस्ट चेस्ट कंप्रेशन। पोजीशन वैसे ही रखो। अब इन्होंने हाथ कहाँ रखा है, जो हमारी हड्डी है स्टर्नम जिसको बोलते हैं, ये इसका निचला हिस्सा, निचला बंदर। पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट, हाथ के अंदर हाथ लॉक, ये हील से देंगे हाथ के। अब इम्पोर्टेंट क्या है जो दे रहा है, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। हमारी जो कोहनी है वो सीधी होनी चाहिए, वो मुड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर सारा इधर उधर चले जाएगा, आपका CPR इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, शोल्डर स्ट्रेट, ये सब एक लाइन में। और तीसरा, जब आप मूव करेंगे तो बॉडी का फल्क्रम मतलब जो जॉइंट होता है वो हिप जॉइंट होगा, यहाँ से मूव करेंगे, ना कि यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर मुझे हर बार उसको काउंट भी करना है ताकि मुझे पता रहे कि कितने चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, ऐसे उठाया था। C और E टेक्निक अभी बताया जाएगा आपको। राउंड C ये जॉइंट से बात कीजिए। अब देखिए, आप यहाँ से वहाँ चले गए, आप यहाँ से वहाँ चले गए, जाना ना को, यहाँ यहीं पे रहना आपको भाई। हाँ तो वहीं पे रहना भाई। अब यहाँ पर पड़ेगा कोई और क्वेरी, कुछ भी आ रहा हो मन में छोटे। वैसे मेरा ये तजुर्बा तो ये कहता कि जो आप डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर बहुत पुनीत कार्य में लगे हैं, आपके लिए जो भी पेशेंट है उसका सोशल स्टेटस क्या है, आपको उससे कुछ लेना देना। अमिताभ सर कल पूछेंगे, टेस्ट में भी आ सकता है, लेकिन वैसे भी सर भी पूछेंगे क्या आपको आइडिया है कि इमरजेंसी कॉल्स जो आती हैं वो कहाँ पे आती हैं। जैसे एक और एग्जांपल बता दूं, नहीं फैमिली तो जाम में शाम तक भी फंसी, वो बिल्कुल ITBP पास में ना। हमारा पहला एक ग्रुप ये है जो एक्टिवली काम करेगा, एक ग्रुप ये है। यहाँ पर कोई सिविल डिफेंस का है या कुछ है, हम जैसे तीनों में सिलेक्ट करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे इंसिडेंट हुआ जहाँ रेस्टोरेंट वगैरह गिरे हैं, पत्थर वगैरह गिरे हैं, वो रेस्टोरेंट पे भी गिरे। सबसे पहले उस मौके पे जाके देखना कि वहाँ पे क्या हुआ है, तो कितना हुआ है, कितनी पब्लिक थी, आसपास लोगों साढ़े 3 किलोमीटर बैठेगा और उस कैफे में
लगभग उसमें कुछ रेस्टोरेंट भी था, उसमें कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ रूम्स वगैरह भी है, उसमें 4-5 रूम्स के 4 और उसके बाद फिर हम बनाएंगे रास्ता। भाई ट्रैफिक में तो जाम हो गया ना, फिर हम रास्ता बनाएंगे। रास्ता बनाने के लिए कैसे पहुंचा जाता है? टोटल 4 टीम हैं, चारों टीम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीच उप नियंत्रक साहब हैं, और ये चारों टीम डिस्कस कर रही हैं कि कैसे इंस्ट्रक्टर दीपक चौहान। इसको हमारे एक इस तरह का चेयर बनाया जाता है और इनको इस चेयर में नीचे आप लोग सब देखो कि कोई गलती हो रही है। इस चेयर में हम बैठा के हम ये SDRF का जो चेयर है इसको बैठा के हमने रेस्क्यू किया है। इसको उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि हम इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी हमें आपको बेहोश मिला हुआ है। आप इसे पूछे कि ये ठीक है या नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है, गिराओ से कैसे पहले आप सेफ है कि नहीं वो देखना है। सीन सेफ्टी सबसे पहले। आप सेफ हैं?
ऐसा नहीं है जो भी प्रश्न नहीं है मैम, ये ऐसे जारी है। ठीक है। रचना की है उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी। आगे कब झुका है? क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में उस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही
इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम शुभलाम मातरम वंदे मातरम। उससे टुकड़े किए गए। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा होते रहने चाहिए, ताकि आप भी जो है अपने आप को रिफ्रेश कर सकें, कोई भी चीज़ नई सीख सकें, कोई नई चीज़ आती है उसको भी आप सीख सकें। और ऐसे ही क्योंकि आपके यहाँ जो हमने 360 जो वॉलंटियर पूरे ट्रेनिंग देनी है, और हर बैच में कुछ ना कुछ जो भी जो वक्ता जो आ रहे हैं इसमें लेक्चरर या जो कोई लेक्चर देने आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ एक दो कुछ ना कुछ बदल जाते हैं। तो चाहे वो फायर सर्विस से आ रहे हों, SDRF से आ रहे हों, या स्वास्थ्य विभाग से आ रहे हों, या आपके ही मध्य जो पहले से ही ट्रेंड हैं और ट्रेनर्स हैं, उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, उसका लाभ जरूर मिलेगा आपको। और हम लोग भी क्या है कि इस हुए 80 लोग हुए हैं ना, हमको 360 लोगों का जो है ट्रेनिंग दिलानी है। तो आप लोग भी उन पर जा कर के बताइएगा कि किस प्रकार से वहाँ ट्रेनिंग हो रही है और कितना लाभ प्राप्त हुआ है। और इसके हम जो है अब 1 महीने पूरे तैयारी करेंगे। सभी जितने 11 पोस्ट हैं उसमें बहुत युद्ध स्तर से बैठक करेंगे, है ना। और सभी जो शेष रह गए हैं हमारे 360 वार्डन में से 80 वार्डन ले लिया है ना, उनको प्रोत्साहित करेंगे, और जिससे कि वो लोग भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करें, है ना। और इसी जो है क्या नाम है बैठक जो हमारा मीटिंग हॉल है, और मैं चाहूँगा कि पूरे 9 के 9 बैच जो है इसी मीटिंग हॉल से प्रशिक्षित होकर के बाहर जाएं, जिससे कि जो है जो यहाँ पे जिस प्रकार से अनुशासन से यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है ना। आप लोगों को भी डर रहता है, मुझे भी डर रहता है ना। आप लोगों से ज़्यादा तो मैं डरता हूँ मेरे जवाब देने में बड़ी परेशानी हो जाती है ना। फिर भी जो है क्या नाम है, जैसे एकता मैडम डांटती थी तो वहाँ से तो आते थे तो दरवाजे में उधर चले जाते थे कि हम सब जा रहे हैं, हम नहीं डांट पाएंगे फिर उनके हाथ पाँव जोड़ करके फिर अंदर ले आता था, है ना। तो कुल मिला के मतलब जो हमारे सभागार में उपस्थित आदरणीय डिप्टी कमांडेंट जनरल राजीव बलूनी जी, हमारे अति आदरणीय
सीनियर स्टाफ ऑफिसर एकता मैम, हमारे आदरणीय अति प्रिय डिप्टी कंट्रोलर साहू जी, जो इस वक्त हमारा जो ट्रेनिंग गया है ये बहुत ही बेहतरीन गया है। मेरे को 35 साल हो गए हैं सिविल डिफेंस में, तो हम देख रहे थे कि मतलब 35 साल में तो बहुत सारी चीज़ें आई गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर जो इस वक्त चल रहा है ये तो 1-2 साल से चल रहा है, ये सिविल डिफेंस है। एक तरह से आप कहेंगे गोल्डन पीरियड में हम चल रहे हैं। हम सब सौभाग्यवान हैं कि हम इस गोल्डन पीरियड में जितना गवर्नमेंट हमारे पे ध्यान दे रही है, MHA हमारे पे ध्यान दे रही है, वो अभी तक कभी नहीं दिया गया है। जितने हमें सम्मान प्राप्त हो कभी नहीं गए। उसके पीछे एक रीजन, 2-3 रीजन होते हैं वैसे। एक रीजन ये है कि एक चेंज हुआ था, वो चेंज ज़्यादा बड़ा नहीं था, प्रशासनिक चेंज तो होते रहते थे, हमेशा आते रहते थे, अधिकारी जाते रहते थे। आज से 1 साल पहले हमारे पास एक, अब उसको देवी को कहिए, बद्रीनाथ की कृपा कहिए, बद्रीनाथ से एक अधिकारी उतरे, हमारे डिप्टी जो कंट्रोलर हैं साहू साहब, और इन्होंने जो इनकी जो वो जो जन भावना या जिसको कह सकते हैं कि इनकी जिसको एटीट्यूड कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि भावना है कि ये इन्होंने कभी अपने आप को मतलब एक डिप्टी कंट्रोलर की तरह समझे ही नहीं। ये हमेशा हमारी तरह ही सेक्टर वार्डन की तरह ही समझा, हमारी तरह ही इन्होंने काम किया। और बल्कि एक चीज़ और भी है, आप में से बहुत सारे लोगों को, मैं इसमें अपने आप को गिनता हूँ, अगर आज मेरे को कहा जाए कि 360 लोगों के नाम बता दीजिए, उनके फोटोग्राफ मेरे आगे रख दीजिए, ये पहचाने, या उनके घर तक के करे पोस्ट वाइज, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। साहू साहब की है वो एक फोटो, हम देख रहे थे उस दिन फोटोग्राफ जितने होते, वो कह रहे ये संजय जी का है, वो है ये, वो एक फोटो को, वो एक आदमी को पर्सनली जानते हैं, एक आदमी को पर्सनली फोन करके यहाँ पर बुलाया। इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर। मैं तो पर्सनली उन्हीं के वो था कि तभी आया। मैंने कहा अरे इतना मेरे को मतलब उनको एक का पता है कि कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कर रहा होगा, किस तरह की माहौल में होगा, सब कुछ उनको पता है। इस तरह का एक अधिकारी हमारे पास होना बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने जितने प्रयास किए हैं बिल्कुल, तो उसके कारण ये जन आंदोलन हो गया। पर इसमें एक वो भी होता है कि ऊपर का सहयोग भी होना जरूरी होता है। तो उसी टाइम एक कृपा और हुई कि हमारे पास डॉक्टर, हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर PV के प्रसाद जी का भी वो आगमन हुआ। और इसमें दो ही वर्ड में उनको कह सकता हूँ कि नम्रता और सम्मान देना। अगर सिविल डिफेंस को आज तक, मेरे पास आज 35 साल की उसमें सर्विस में बहुत सारे डायरेक्टर जनरल्स में किए हैं, सब कुछ वो हो गए, बहुत सारे महानिदेशक हमारे पास। आज तक मैंने अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पूरे वार्डन्स की तरफ से बोल रहा हूँ, आज तक हमें नम्रता और सम्मान जितना हमारे डायरेक्टर साहब ने दिया, डायरेक्टर जनरल साहब ने दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। नम्रता और उसमें वो हमेशा हर जगह रूबरू होते थे। उस दिन फोटो सेक्शन में भी देख रहा था, रूबरू उनका मतलब एक वो जोश आता है हमारे को उनके तरफ से। और फिर तीसरा नाम हमारे पास आता है हमारी अनुशासन प्रिय, अनुशासन उसके लिए तो एक ही नाम आता है हमारे पास, हमारी सीनियर स्टाफ ऑफिसर एकता मैम। किसी को डराना होता था यहाँ पर कहते थे मैडम आ रही है, तो एकदम स्टैंड स्टिल हो जाते थे यहाँ पर। तो साहब जी के नाम से, उनके नाम से ना, अभी इनके नाम से आते थे। और जो मैडम का रिकॉर्ड है, और आप लोग एक अपने आप को एक स्वाभिमान, मतलब एक ये फॉर्चुनेट समझिए कि आपको उनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, जो कि लबासा में जिसको कि IAS और IPS लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनके द्वारा आपको नेतृत्व और वो सिखाया गया है। मैडम उनकी तरफ से, और हमारे अति प्रिय जो राजीव बलूनी जी हैं, इनका हमेशा ये रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो हमें कभी भी टेंशन रहती तो हम इनको तब देख लेते, तो हम टेंशन फ्री के चलो। अब जो होता है ना कि बड़े बड़े जो होते हैं, तो तीसरा होता है कि चलो तीसरा अधिकारी तो हमारा ठीक है भाई, क्योंकि दोनों से तो हमेशा डरते रहते थे। साहब बड़े हो गए, सेकेंड फिर हमारे राजीव जो हमारे डिप्टी कमांडेंट जनरल हैं हमारे अमिताभ श्रीवास्तव जी, उनसे भी हुए रहते हैं, उनको तो ख्याल रहते। तो हम इनको देख के वो देखते थे कि हम तीसरा ऑफिसर हमारे उसमें जो ये सीखा है, ये
अभी नहीं काम आपको ये भी लग रहा होगा मैंने, क्योंकि बहुत बार इंसिडेंट आ गए कि अभी हमारे को काम नहीं आता है, सोचते कि ये बेकार है। पर किसी दिन आप एक्चुअली ऐसी उसमें पड़ गए, परिस्थिति में पड़ गए, उस टाइम आपको सिर्फ सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपके हाथ अपने आप ही वो मतलब आप उसी तरह एक्ट करने लग जाएंगे जैसे यहाँ बताया गया, और आप पता नहीं कितनों की जान बचा सकेंगे। केदारनाथ में मैं था तो उस टाइम हम गए थे, तो मेरे को कोई हमारा इक्विपमेंट नहीं थी, कुछ थी था। मैं नेपाल एम्बेसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर बन के गया था वहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं थे वहाँ पर, और CM साहब मेरे साथ थे क्योंकि मैं उन्हीं का उस टाइम वो एडवाइज़र था उनका, तो वो थे। तो हम गए तो मतलब थे, अधिकारी थे, सब कुछ थे, पर उनको मतलब मैं नहीं कह रहा कि उनको ट्रेनिंग नहीं थी उनको, पर उनके वो हो रहे थे, हाथ काँप रहे थे। और हमारे को सहजता से हमारे को एक ट्रेनिंग दी गई थी, हम सहजता से हमारे आराम से काम कर रहे थे कि हाँ ये होता है ये होता है। तो आप जिस दिन ये एक्चुअली आप पढ़ोगे तो आपको ये जो 7 दिन आपको कभी नहीं भूलेंगे, और आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को वहाँ कोऑर्डिनेट करोगे। और मैं अपने वार्डन्स की तरफ से हमारे जो उच्च अधिकारी है उनको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी शासन की तरफ से हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के तैयार हैं। हम और 24 घंटे हम हमेशा देश सेवा के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया। धन्यवाद।